तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों चैप्टर 1 का हमने पिछले वीडियो में देखा था, चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का सारा जितना वीवीआई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर पहले चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उसको फटाफट देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तथा हिंदी में अगर बोले तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी चैप्टर 1 का सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ठंड बहुत ज्यादा है, आराम से रजाई में बैठे रहे और वीडियो का मजा लें और खूब उसका प्रैक्टिस करें, कॉपी साथ में ले लें और उसको प्रैक्टिस करते चले। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज क्या, शॉर्ट टाइप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो सब के सब जो है आपको वीवीआई सवाल है। सारे के सारे सवाल पूछे गए सवाल है यहां पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों सारे सवाल यहां पर पूछे गए सवाल हैं। 2021 का क्वेश्चन है, आप देखिए यहां पर 2021 का है, 2020 का है, 2022 का है, 17 का है, 16 का है, 15 का है, 14 का है, 13 का है, 12 का है। सारा का सारा वीवीआई सवाल आपके सामने है बच्चों, जिनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। यूं ही वही जो है इन सवालों को आप हिंदी में भी देखेंगे बच्चों, प्रत्येक सवाल को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम लोग समझेंगे बच्चों। और यहां जैसे कि देख सकते हैं 2021, 22, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और इसके बाद भी कुछ और सवाल है हमारे पास शॉर्ट टाइप बच्चों, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर से हम आपको पढ़ाने वाले हैं 11 शॉर्ट टाइप, और याद रखें उन्हीं 11 शॉर्ट टाइप में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में मिल जाएगा। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लिख के रख ले, इससे बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बढ़िया से डिटेल में समझेंगे। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से हम लोगों को देखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे ध्यान से आप यहाँ पे कि डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो हमको वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को डिफाइन करना है और हमको उसका क्या लिखना है, हमको उसका एसआई यूनिट लिखना है। हिंदी में भी देख ले बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें और इसके एसआई मात्रक को लिखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था बच्चों, 2021 में, 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों। तो चलिए हम इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है। तो बच्चों अगर डेफिनेशन की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर बच्चों आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो हमारी बातों को आप लिख भी सकते हैं, है ना, कि द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, पहला है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, है ना बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बच्चों रो से डिनोट किया जाता है, किससे किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला निकाला जाए बच्चों तो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज बट्टा वॉल्यूम, चार्ज बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और जैसा कि मैंने डेफिनेशन बोला, आगे सबका डेफिनेशन का सबका आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम जो बोलेंगे वो डेफिनेशन ज्यादा बेटर होगा। तो अगर आप लिखेंगे हमारा सुन के तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो बच्चों कि प्रति इकाई आयतन जो आवेश होता है उसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन जो आवेश होता है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते
हैं। हम बोल दे रहे हैं ताकि लिखने में ज्यादा समय आपका व्यर्थ ना हो, आपका समय बहुत कीमती है। हम लोग मात्र 15 दिनों में बच्चों सारा का सारा शॉर्ट टाइप, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा का सारा जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका समय बहुत कीमती है, ध्यान से पढ़ें बच्चों। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों कोई भी आप क्वांटिटी जब पढ़ें तो उसकी कुछ बातों को आप याद रखें, जैसे उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है ना। डेफिनेशन, उसके बाद फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, और साथ में अगर आपको पता रहे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इतनी बातें आप याद रहेगी तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बना के अपने से लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास बच्चों ये जो सवाल है, इस सवाल में हम लोग इसके यूनिट को निकाल लेते हैं, यानी एस आई यूनिट देख लेते हैं बच्चों कि इसका एस आई यूनिट क्या होगा। ठीक है ना, तो हम पहले बात कर लेते हैं बच्चों एस आई यूनिट की। एस आई यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसका एस आई यूनिट हो जाएगा, ऊपर में चार्ज है, यानी चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, और नीचे में क्या है बच्चों, वॉल्यूम है ना, क्या है नीचे में, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है बच्चों कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके डायमेंशंस की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन होता है बच्चों, अगर हम डायमेंशंस की बात कर लेंगे तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है बच्चों, डायमेंशन वो होता है 80। चार्ज का क्या होता है, 80। देखिए फॉर्मूले से ही यूनिट और डायमेंशन सब निकलता है। तो चार्ज का होता है बच्चों 80। ठीक, तो ए और टी लिख दिया यहाँ पे। और नीचे में बच्चों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है बच्चों, वॉल्यूम का होता है L3, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L3 ऊपर जाएगा बच्चों, तो हम इसको ऐसे सजा के लिख सकते हैं L-3 टी, और क्या हो जाएगा ए, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। और साथ में बच्चों इसका ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखें ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि 2 नंबर में पूछे जब आपसे तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप डेफिनेशन लिख देते हो, साथ में फॉर्मूला लिख देते हो और यूनिट लिख देते हो और समय है तो डायमेंशन लिख देते हो तो बहुत है ना। डायमेंशन लिखने में ज्यादा कितना समय है आपका, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं जाएगा। तो फटाफट यूनिट डायमेंशन ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे, ये सबसे पहले डेफिनेशन लिख दिया फटाक से, यूनिट लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, खत्म, कहानी बन गया आपका। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हमसे जितना पूछा था उतना भी लिखेंगे तो हमको पूरा नंबर देगा। डेफिनेशन और यूनिट लिख देंगे, आराम से दे देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से। अगला जो सवाल है हमारा बच्चों, ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। 2000 कब का है, 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक, सवाल क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चों आप क्या समझते हैं। तो आइए हिंदी में भी इस सवाल को देख लिया जाए। 2020 में पूछा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। आइए इस सवाल को हम लोग बच्चों सॉल्व करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना। तो ये हमारा दूसरा सवाल होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, और ये पूछा हुआ था 2020 में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम नाम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सबका, है ना। और बाकी डेफिनेशंस जो है वो हम बोल देंगे, आप उसको सुन के भी लिख सकते हैं, या हम आपको आगे स्लाइड में जब पढ़ा देंगे तो आपको आंसर भी लिखे हुए हैं वो हम दिखा देंगे आपको, जो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई। और क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसके ऊपर ऐसे वेक्टर करके हम लगा सकते हैं। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पर ले जाने पे उस पे जितना फोर्स लगता है उसी को उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अंग्रेजी में सुने डेफिनेशन को, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में सुन ले कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं बच्चों। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा जैसा कि फॉर्मूला है आपका बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसके यूनिट की बात करें बच्चों, एस आई यूनिट की बात करें, इसके एस आई यूनिट की बात करें बच्चों, तो एस आई यूनिट हो जाएगा इसका आपका, फोर्स का न्यूटन होता है बच्चों, है ना, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें बच्चों, इसका डायमेंशन जो है
डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दें बच्चों कि डायमेंशन फोर्स का होता है m(L_T-2) और नीचे में बच्चों चार्ज का AT। इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं, m को m रहने देते हैं, l को l, t ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ, सीधे इट इज अब क्या लिखे हम सीधे लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर है ये। ठीक है ना, ये वेक्टर है यानी सदिश है। ठीक है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश वाले देखो कहीं पर भी हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे, SI मात्रक SI यूनिट को SI मात्रक कहोगे, आप डायमेंशन को विमा कहोगे। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा निकल गया। वहीं अगर आपको इसका वेक्टर वाला फॉर्मूला याद रखना है तो वो भी कर सकते हैं आप। वेक्टर क्योंकि है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाला फॉर्मूला हो जाता है बच्चों F/Q। आपका ऑब्जेक्टिव इससे भी तैयार हो सकता है बच्चों। देखो हम कोई शॉर्ट टाइप पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सिर्फ आंसर बताने के लिए नहीं आए हुए बच्चों, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी घुमा के आपको पूछ देगा। अगर आप हमारा वीडियो ध्यान से और पूरी शिद्दत से देख रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, वो आपको छूटना नहीं है, आपको आएगा बढ़िया से, इसीलिए अच्छे से पढ़े। और यहीं पर बच्चों कभी कभी फोर्स का फॉर्मूला पूछता है, इसको इधर भेजेंगे तो फोर्स बराबर आपका हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक है ना बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, और यहां से स्केलर वाला फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो, फोर्स का स्केलर वाला फॉर्मूला भी आप बच्चों निकाल सकते हो। यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू ई हो जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए जरा हम इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमने बच्चों यहां पर 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं फटाफट। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखें। ये सवाल 2000, तीसरा सवाल जो है हमसे वो 2002 बार पूछा हुआ है, 2020 और 2022। इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल है बच्चों जो इनसे भी ज्यादा बार, अब जगह उतना नहीं रहता है लिखने वालों के पास, जो नोट्स लिखते हैं, जो क्वेश्चन बैंक निकालते हैं, तो वो लोग 1 साल का कोई दे दिए कि इससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब सवाल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। तो ये सवाल हमारा जो तीसरा है, कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, यानी कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आवेश के संरक्षण से का सिद्धांत क्या होता है। तो आइए इस सवाल को हम लोग बच्चों बनाते हैं। हमारा 2 सवाल कंप्लीट हो चुका है और हम तीसरे सवाल पर बच्चों चलते हैं। तो तीसरा सवाल देखेंगे बच्चों आप ध्यान से। तो तीसरा सवाल है बच्चों हमारा, तीसरा जो सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। चले, तो तीसरा हमारा सवाल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो तीसरा ये सवाल है हमारा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए जरा इसको समझिए बच्चों, कंजर्वेशन क्या होता है। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है बच्चों, इस ब्रह्मांड का कुल आवेश माना जाता है 0। ठीक है, अब इस ब्रह्मांड में ना तो एक एक्स्ट्रा चार्ज आप रख सकते हो, यानी चार्ज आप एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हो कोई भी, है ना, न पैदा कर सकते हो चार्ज को और ना ही चार्ज को नष्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दो कि मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम उसे बोलते हैं बच्चों जिसमें बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आना है। अब मान लीजिए कि इसका नेट चार्ज, इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या है बच्चों, 0 है ना, नेट चार्ज 0 है। अब इसमें यह है बच्चों, ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ना तो आप बढ़ा सकते हैं और ना ही आप घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। या यूं कह ले कि इस ब्रह्मांड का कुल आवेश जो है वो 0 होता है, या यूं कह ले कि एक अकेले प्लस चार्ज को या एक अकेले माइनस चार्ज को पैदा नहीं किया सकता। बच्चों याद रखना एक बात यहाँ पे कि चार्ज को पैदा किया जा सकता है, लेकिन चार्ज जब पैदा होता है जोड़े में होता है। एक अकेला चार्ज, मान लो पूरे ब्रह्मांड का चार्ज 0 है, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पैदा कर दिया तो पूरा 0 था, एगो माइनस खाली आ गया, ये संभव नहीं है।
है ना। तो ऐसे कहेंगे द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, है ना। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश जो है वो संरक्षित होता है। हम एक इकाई आवेश को, इकाई धनात्मक या इकाई ऋणात्मक आवेश को न तो पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं बच्चों। इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी जब पूछता है बच्चों तो उसमें ये पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा तीसरा सवाल बच्चों, ठीक है, कि द टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व। इस ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या रहता है बच्चों? संरक्षित रहता है। अब यहां देखिए हमारा ये सवाल हो गया बच्चों। अब हमारा अगला सवाल है, देखना बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये तीसरा सवाल हो चुका है। चौथा सवाल कहता है ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। दो समान आवेश के कारण, हिंदी में देखे बच्चों, दो समान बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र बल की रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। आइए इनको हम बनाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। ये 3 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो सवाल है बच्चों, ये चौथा सवाल, ये पूछे हुआ है 2017 की परीक्षा में। 2017 की परीक्षा में ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। और इस सवाल को आइए हम लोग बनाएंगे बच्चों। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है? दो इक्वल, है ना, दो बराबर आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। मान लीजिए कि दोनों प्लस चार्ज है, दोनों क्या है बच्चों? प्लस चार्ज है। तो हम अगर मान लीजिए बोथ आर पॉजिटिव, है ना, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, अगर मान लीजिए बच्चों कि दो जो समान बोला है वो दोनों मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस बनेगा वो कैसा बनने वाला है? जो फील्ड लाइंस बनेगा बच्चों वो किस तरह का फील्ड लाइंस बनने वाला है? तो बच्चों ध्यान देना आप कि देखो, वैसे मान लो ये एक प्लस चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है, और ये भी एक प्लस पॉइंट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी पॉइंट चार्ज से निकलती है बच्चों, ध्यान देना, वो सभी दिशाओं में निकलती है। इस तरीके से सभी दिशाओं में निकलती है, सभी दिशाओं में, हर तरफ, है ना। और बहुत सारी निकलती है, बहुत सारी, अरबों खरबों इतनी ज्यादा निकलती है, आप ये समझ लो। तो हम यहाँ देखो बच्चों, अगर मान लो इससे फील्ड लाइंस ऐसे करके निकली, इससे फील्ड लाइंस ऐसे करके बहुत सारे सभी दिशाओं में निकली, फिर इससे निकली सभी दिशाओं में, है ना। तो याद रखो कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है। जो फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो लैटरली एक दूसरे को रिपेल करती है। लैटरली मतलब ऐसे करके, ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मुक्की। ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाते हो कैसे धक्का मुक्की आता है, ये ऐसे मार देता है, ये इसको ऐसे मार देता है, इसी तरीके से धक्का मुक्की होता रहता है इनके बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से धक्का मुक्की नहीं करना है ना। ये धक्का मुक्की करेगा, ये ना काटेगा नहीं एक दूसरे को, धक्का मुक्की करके काम चला लेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम इसके डायग्राम को बढ़िया से बनाते हैं कि अगर दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इस तरीके से देखना बच्चों, एक प्लस है और ये दूसरा प्लस है, तो इससे जो लाइन निकलेगी वो कहेगा ठीक है अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर से देखिए, इससे जो लाइन निकलेगी कहेगा रास्ता बदल लेते हैं, है ना। ये वाला निकलेगा लाइन, रास्ता बदल लेगा, ये रास्ता बदल लेगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे आप बहुत सारी लाइंस दिखा सकते हैं, है ना। उसी तरीके से इनसे भी बहुत सारा निकलता हुआ लाइन बच्चों आप दिखा सकते हैं, क्योंकि रिपेल कर गया ना, ये इधर जा नहीं सकता तो मोड़ लिया अपना रास्ता। इस तरीके झगड़ा झंझट से बचता है ये, है ना। और इस तरीके से बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। अब जानते हो बच्चों आप, क्योंकि प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर का दिखाना होगा आपको, वो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं बच्चों कि फील्ड लाइंस प्लस से बाहर निकलती है। इस तरीके से तीर किधर निकालना है? बाहर की तरफ निकालना है। किधर निकालना है? बाहर की तरफ। इसमें भी बच्चों फील्ड लाइंस किधर आएगा? बाहर की तरफ निकलेगा। किधर निकलेगा? बाहर की तरफ। तो ये जब दो पॉइंट चार्ज दोनों क्या रहे? पॉजिटिव रहे। और अगर आपको निगेटिव चार्ज रहे बच्चों, अगर क्या रहे? निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का ध्यान रखिए बच्चों कि निगेटिव जो चार्ज होता है उसमें फील्ड लाइन एंटर करती है ना। तो इससे इनवर्ड फील्ड बनता है, निगेटिव के कारण इनवर्ड बनता है, अंदर की तरफ बनता है ना। तो आइए जरा निगेटिव वाला बनाए थे आपके लिए। निगेटिव चार्ज के कारण जो है वो कैसा फील्ड बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिए आप। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव देख लिया। अगर मान लीजिए दोनों आपका निगेटिव रहा, यानी दोनों ऋणात्मक आवेश रहा बच्चों, तो ऋणात्मक आवेश के कारण कैसा आप जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको माइनस और माइनस दो को बना लेना है, और कुछ नहीं, जैसा इसमें बनाया वैसा ही डायग्राम बना दीजिए बच्चों, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जैसा बनाया वैसा ही बना दीजिए। बस पहले क्या था, ये एरो निकलता हुआ दिखाया था, इस बार एरो आप एंटर करता हुआ दिखाएं। इसमें एंटर करता है, निगेटिव चार्ज में क्या करता है? इस तरीके से क्या करता है? एंटर करता है। और जितनी लाइनें इधर बनाए उसी तरीके से, उसी हिसाब से इधर भी लाइनें आप खींच लें इस तरीके से। और याद रखें कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है।
तो ये रहा आपका इसका आंसर। कौन सा सवाल था ये? चौथा हमारा सवाल था और चौथे सवाल का ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है बच्चों। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां देखिए चौथा सवाल हो गया। अब हम बढ़ेंगे पांचवें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब पांचवा कहता है कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हमको दिखाना है बच्चों। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, पांचवा सवाल है। चौथा तो कंप्लीट हो चुका है। तो पांचवा सवाल है कि परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक की परिभाषा परिभाषित करें, है ना। परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक की परिभाषा को, और कब का पूछा सवाल है? 2016 का पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा था? 2016 में। तो हमें दो चीजों का डेफिनेशन देना है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सॉरी स्ट्रेंथ क्या होता है, और दूसरा हमसे पूछा है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो आइए इन दोनों सवालों को बच्चों हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलते हैं बनाने। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। सॉरी, बार बार कांस्टेंट कह दे रहा है। अब समझिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले पूछा हमसे। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसका नाम देख ले बच्चों। हिंदी में जो इसका नाम होता है वो होता है आपका पांचवा, जो हमसे पूछा है कि परावैद्युत शक्ति, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कहते हैं परावैद्युत शक्ति। यहां से परावैद्युत शक्ति, और ये आपेक्षिक आपेक्षिक परावैद्युतांक है। तो हम परावैद्युत शक्ति को देख रहे हैं बच्चों, परावैद्युत शक्ति को देख रहे हैं। और आप इसको ध्यान दें बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत शक्ति क्या होती है। देखिए बच्चों, दुनिया का हर एक इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है ना। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है ना। जैसे हवा हो गया, इस समय करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन ये बात समझिए बच्चों कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें करंट फ्लो नहीं कराया जा सकता। एक इंसुलेटर जो होता है बच्चों, इंसुलेटर, उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा मजबूती के साथ बंधे हैं। लेकिन तोड़ा तो किसी को भी जा सकता है। नामुमकिन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर लगा दे, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, है ना, और कोई एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, भागेगा इधर की तरफ। अब हम फील्ड का मान बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अरे कभी तो टूटेगा, कभी तो इसके मन में लालच पैदा होगा, है ना। इधर से देते जा रहा है इसको, तो एक समय ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मान आएगा जिस पर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उससे जस्ट पहले, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को ये बर्दाश्त कर लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को हम लोग कहते हैं इसका डाई इलेक्ट्रिक का ताकत, इंसुलेटर का ताकत। वह मैक्सिमम, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जिस पर एक इंसुलेटर ही बना रहता है, अपनी शक्ति को खोता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत शक्ति। क्या आपको क्लियर समझ में आया कि एक इंसुलेटर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बर्दाश्त कर ले, वो इंसुलेटर ही बना रहे, उस मान को हम लोग कहते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे पूछा भी जाएगा आपको, कि हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। अरे हवा में भी करंट फ्लो कराया जा सकता है बच्चों, दुनिया में किसी भी चीज में करंट फ्लो कराया जा सकता है। तो हवा का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों, वो होता है आपका 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हवा का। फॉर एयर कितना होता है? फॉर एयर याद रखे बच्चों, फॉर एयर जो होता है बच्चों वो होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। मतलब हवा में भी करंट फ्लो कराया जा सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इससे ज्यादा हो जाए। समझ गए बात को? तो ये था परावैद्युत शक्ति। क्या था? परावैद्युत शक्ति। ठीक है बच्चों,
ये 5वां सवाल है, हम नंबर देना भूल जाते हैं। तो अब आते हैं इसको दूसरा, इसमें इसी में एक और चीज पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, यानी आपेक्षिक, है ना, वैद्युतांक क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को आप सभी सिंबल से जानते हैं, एप्सिलॉन आर। क्या? एप्सिलॉन आर। कुछ एप्सिलॉन आर क्या होता है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना, या एप्सिलॉन नॉट उसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये भी होता है आपको बच्चों, ठीक है ना, कि किसी माध्यम में परमिटिविटी तथा वायु में या निर्वात में जो परमिटिविटी होती है उनके अनुपात को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक परावर्तनांक। ठीक है बच्चों, इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम होता है जो बार बार मेरे मुंह पे आ रहा था, ये तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? याद रखना नाम, इसी का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो सेकंड चैप्टर में के से जो यूज करते हैं हम लोग, वो रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है, इसी को कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या देखे हो? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी बच्चों, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? द रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन एक और फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, है ना, एक और फॉर्मूला बताएंगे। ये होता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी होता है फोर्स इन एयर बट्टा फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर बट्टा फोर्स इन मीडियम, है ना। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, इन एयर बट्टा फोर्स इन टू चार्जेस इन मीडियम, उसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ऐसे भी निकालोगे ना करके तो यही आने वाला है आपका रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका दोनों का सॉल्यूशन हो गया। दो चीजें फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे आपके लिए, शॉर्ट टाइप है लेकिन इस तरीके से समझिए कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर ले बच्चों, है ना। हमारी जिम्मेवारी, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल 100% होगी, एकदम विश्वास कर चलो, खुद में एकदम भरोसा करके चलो, और हम पर तो भरोसा करो ही बिल्कुल, ठीक है। तो दो चीजें पढ़े हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो क्या था? तो एक इंसुलेटर का ताकत था, इंसुलेटर उतना बर्दाश्त कर सकता है और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन, टूट जाएगा, वो कंडक्टर बन जाएगा, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। और दूसरा था रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स इन एयर बटा फोर्स इन मीडियम, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑफ फ्री स्पेस। और ये यूनिटलेस होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि देखो ऊपर परमिटिविटी नीचे परमिटिविटी, तो हो गया यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। ये बात याद रखें, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे हमारा छठा सवाल की तरफ। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आइए जरा देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों ध्यान से, कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और हमको बताना है उसका एसआई यूनिट। छठा जो सवाल है वो हमारा ये है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। साल 2015 का पूछा हुआ बच्चों ये सवाल है, साल 2015 का पूछा हुआ ये सवाल है। तो बढ़िए चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस सवाल में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो बच्चों देखिए ये एक, सबसे पहले समझिए ये है डाइपोल, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को लिया जाता है बच्चों 2l, है ना, सहूलियत के लिए, क्योंकि हम इसे सेंटर मान लेते हैं और इधर l इधर l ले लेते हैं। तो ये हो गया एक डाइपोल, जिसको हिंदी में द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं? P से। P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। बच्चों कोई भी क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बारे में ध्यान रखें, शॉर्टकट में नहीं, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप भले लेकिन ऐसी तैयारी एकदम कि कोई भी उससे सवाल आए नहीं छूटेगा। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया बच्चों P। अब P जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डाइपोल मोमेंट बराबर होता है बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ
चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, या हम ऐसे करते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द डाइपोल, द प्रोडक्ट, है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कि आवेश के परिमाण तथा डाइपोल यानी द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। तो इसका द्विध्रुव का लंबाई क्या है, 2l, तो यहां से हो गया फॉर्मूला आपका 2ql, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब इसका हम यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे और सब इसको बताएंगे कैसी क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट की बात करते हैं इसकी। तो इसका ऐसा यूनिट देखो बच्चों, दो तो नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्या है, चार्ज, चार्ज का होता है कूलम्ब, और एल लेंथ है तो कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर मत समझना इसको, क्या समझना, कूलम्ब मीटर। ठीक, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन की बात करते हैं। तो चार्ज क्या होता है बच्चों, 80, और मीटर यानी लेंथ, है ना, मीटर यानी लेंथ, तो ATL, या इसको सजा के लिखो तो LTA लिखा जाता है, LTA लिखा जाता है। कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन कहां से कहां होता है, याद रखना, पूछता ऑब्जेक्टिव में कि जो है एक द्विध्रुव का डाइपोल मोमेंट का, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डायरेक्शन होता है। क्या होता है इसका डायरेक्शन, यानी दिशा होती है, दिशा किधर से किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमसे तो बस पूछा था डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, और इसका यूनिट क्या हो गया, एसआई कूलम्ब मीटर। इतना भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो फॉर्मूला और साथ में चिपका देना, बहुत अच्छा से नंबर देगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा छठा सवाल था। अब हम लोग पहले अगला सवाल को देखेंगे। तो ये छठा सवाल है बच्चों हमारा, देखेंगे ध्यान से। अब हम छठा सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे सातवें सवाल की तरफ। बच्चों सातवां सवाल है, why do electric line of forces never intersect each other, और ये सवाल 2014 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, है ना, कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, why two field lines never intersect each other। ठीक है, और हिंदी में देख ले बच्चों सातवां सवाल, सातवां सवाल देख ले हिंदी में, कि विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, है ना, यानी वही हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है। ठीक है, और उसी में एक और सवाल जोड़े हुआ है बच्चों, कि क्या दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट सकती है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट सकती हैं। तो आइए इन दोनों सवालों को हम लोग लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछा है कि दो फील्ड लाइंस यानी वाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों ध्यान दें कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकती क्योंकि किसी भी फील्ड लाइन, मान लीजिए कोई फील्ड लाइन है, अब फील्ड लाइन पर खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, यहाँ पर जैसे आपको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए, यहाँ पर आपको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ टेंजेंट खींच दीजिए, यहाँ पर चाहिए यहाँ खींच दीजिए टेंजेंट, यहाँ पर चाहिए यहाँ खींच दीजिए टेंजेंट, ऐसे स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरह से यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो ऐसे स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर मान लीजिए दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को काट दिया, है ना, तो पूछ रहा है ना क्यों नहीं काटता, हम आपको बताते हैं, चलो मान लो काट दिया। ठीक है, तो मान लो ऐसे दो गो फील्ड लाइन है और इस तरीके से काट दिया ऐसे करके। ठीक है ना, अब ये जो बिंदु जहां दोनों पर कटा है, जहां दोनों कटा है, आप ध्यान देना, इस जगह पर दो दो को टेंजेंट खींचा जा सकता है, दो टेंजेंट, कहोगे कैसे, देखो ध्यान से, इस जगह पर दो टेंजेंट खींचा सकता है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, एक इस पर एक इस पर, एक बिंदु पर दो दो टेंजेंट, और ये संभव नहीं है
क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक बिंदु पर दो दो फील्ड का डायरेक्शन संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक बिंदु पर दो दो फोर्स का डायरेक्शन ये भी संभव नहीं है। अब कहोगे ये कैसे, इतना सारा बात कैसे आ गया? भैया जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है, स्पर्श रेखा का होता है, वही फील्ड लाइन का होता है। और फील्ड लाइन का फॉर्मूला तो आप जानते हो, एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो जो फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, वही आपका फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। तो एक बिंदु पर दो दो फोर्स के डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, एक बिंदु पर दो दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। याद रखें, क्या बोलेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकती कि यदि वे काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को एक ही बिंदु पर दिखाएंगी, जो संभव ही नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट that will indicate two direction of force at one point which is not possible. Two direction of force at one point which is not possible, hence two electric field lines can never intersect each other. ये था पार्ट 1। इस सवाल में बच्चों दो चीज पूछा था, ये तो पार्ट 1 था कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। दूसरा सवाल इसमें पार्ट 2 में ये था कि क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काट सकती है। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। आने वाले चैप्टर्स में ये क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। याद रखें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे को नहीं काट सकता है ना, तो यहां लिखेंगे नो, है ना, नो टू, है ना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। दो समविभव सतहें एक दूसरे को नहीं काट सकती। वही रीजन इसका भी है बच्चों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर आपको दो फील्ड लाइंस काट देगा, है ना, तो वहां पर बनाओगे, दो फील्ड लाइन अगर नहीं काट सकता तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां से काट सकता है। वेरी सिंपल, याद रखें, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को नहीं काट सकता। तो ये हमारा 7वां सवाल था। हम अब बढ़ेंगे बच्चों 8वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए जरा ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। यहाँ पे 7वां कंप्लीट हो चुका है। 8वां सवाल आपके सामने है बच्चों। 8वां सवाल ये कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहा ना बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, आ जाएगा, आ गया। अब इसको समझा देंगे। दो चीज का डेफिनेशन पूछा है बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा है कि इक्विपोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है बच्चों 8वां सवाल, ये पूछा हुआ है, 2013 का सवाल है कि धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभव तल को परिभाषित करें। समविभव तल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समविभव तल को परिभाषित करें, 2013 का ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें दो चीज हमसे पूछा है। पहले तो ये पूछा है कि किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट कैरिंग कंडक्टर के, है ना, धारावाही चालक के अंदर। देखिए जब किसी तार में करंट, मान लो ये कंडक्टर है बच्चों, ठीक है, और इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी सेल से जोड़ दिया, तो इधर से प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इधर से निकलता है, इधर जाता है, ऐसे करके करंट का डायरेक्शन हो गया ये। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें कि जो करंट बहता है इसमें, तो ये जो बैटरी होता है ये कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, याद रखें, है ना। ये कंडक्टर, मान लो ये सब नहीं था कुछ भी, यहाँ पे मान लो सर्किट को हम ब्रेक कर देते हैं और ये सब नहीं था, कुछ भी नहीं, ये कंडक्टर ऐसे खाली था। चलो सब मिटा देते हैं। चलो ये कंडक्टर हमारे पास बच्चों ऐसे ही था। अब बताओ कंडक्टर पर नेट चार्ज कितना है, 0। हमने कोई चार्ज नहीं किया उसमें, नेट चार्ज है 0। अब जब इसको हम ऐसे लाके कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे करके,
है ना। तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन तब भी याद रखें इसका पहले भी नेट चार्ज जीरो था कंडक्टर का, और अब भी नेट चार्ज क्या है बच्चों, जीरो। पहले भी नेट चार्ज क्या था इसका, जीरो, और अभी भी नेट चार्ज कंडक्टर का जीरो है, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना सप्लाई करता है। अरे बैटरी मतलब जैसे होता है ना, बैल को पीछे से मारते हो सटका उठा उठा के, उसी तरीके से बैटरी काम करता है। इसी के इलेक्ट्रॉन को मार मार के भगाता है, इसे मारता है भागो आगे, मारता है भागो आगे, है ना। तो क्योंकि कंडक्टर के भीतर टोटल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, इसीलिए उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। याद रखिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, है ना। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के भीतर धारावाही करंट कैरिंग कंडक्टर के भीतर जो टोटल आपका टोटल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, आइए अब इसी में हमसे दूसरा सवाल पूछा था बच्चों। दूसरा सवाल पूछा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। आइए जरा हम इसको अच्छे से आपको समझा दे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव तल सरफेस। बच्चों देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल दो चीजों पे निर्भर करता है, एक चार्ज और एक दूरी r पर। दो चीजों पे निर्भर करता है, किस पे किस पे, Q और r पे। तो मान लो एक हमारे पास चार्ज है, इससे r दूरी पर यहां निकालो पोटेंशियल, r दूरी पर यहां निकालो पोटेंशियल, r दूरी पर यहां निकालो पोटेंशियल, या r दूरी पर यहां निकालो पोटेंशियल। सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, समान, क्योंकि चार्ज वही है, दूरी भी वही। अब इसको मिला के ऐसे गोला खींच दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसके ये ऐसा सरफेस बन गया, ऐसा सरफेस बन गया जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, समान है। इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखें कि ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव की विभव का मान बराबर हो, उसे हम कहते हैं समविभव तल। समविभव तल, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, है ना, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका जवाब। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अरे क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं, आई दिमाग, क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं। तो चलो अब हम बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एकदम पेशेंस के साथ। देखो, जो पेशेंस रख के पढ़ाई किया है जीवन में बच्चों वही सफल हुआ है, ये बात याद रखें आप हमेशा। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ के सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। और ध्यान दें कि बहुत बच्चों का कमेंट आया कि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन जो है बहुत छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, तो हम जो अगला आपका ऑब्जेक्टिव का या कोई भी आएगा अगला सवाल, तो उसमें हम एक स्लाइड में 2 से 3 क्वेश्चंस को रखेंगे, एकदम बड़ा बड़ा आपको दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जब कोई आप काम करना शुरू होते हैं करते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि क्या क्या कमी है। जैसे कहता है लोग ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अब जो पढ़ता ही नहीं है उसको कैसे पता चलेगा कि कंफ्यूजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। पढ़ोगे तब तो, वैसे ही है कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तो समस्या आ रहा है ना, उसी को हम समाधान, अगर वीडियो हम बनाते नहीं तो आप हमको कहते भी नहीं, और आप कहते हो कुछ बोलते हो कमेंट करके या हमको मैसेज करके जब बताते हो तो अच्छा लगता है ना। हम चाहते हैं अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर और बेहतर करें। अभी आज हम अकेले काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन हमारे साथ जो है पूरी टीम काम करेगी, है ना। तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। फिलहाल इस बात को ध्यान रखिए बच्चों, वीडियो को खूब शेयर करो, है ना, सबके साथ आप शेयर करो इसको, वीडियो को, ठीक है। आपका आपका तो फायदा हो ही रहा है, बाकी सबका भी तो फायदा होना चाहिए। हमने जैसा कहा 15 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, और मेरा गारंटी, हम करके दिखाएंगे आपको 15 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स का टोटल 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, तीनों कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक दिन 3 वीडियो आएगा। तो चलिए, इस सवाल क्या था हमारा, राइट राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की दो विशेषताओं को लिखें। क्या है बच्चों, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। 2021 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए हम इसको बना लेते हैं बच्चों, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन चलो दो गुण हम देख लेते हैं फटाफट कि दो गुण क्या होता है। भाई चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हमारा दो गुण हम बात करें, क्वेश्चन नंबर ये 9 था कि दो जो चार्ज है हमारा, के ध्यान दीजिएगा बच्चों कि टू बेसिक प्रॉपर्टीज है। चलिए, टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज, ऑफ चार्ज।
टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखना है। तो पहला हम देखेंगे बच्चों कि चार्ज हमारा कंजर्व होता है। अब देखो 2 नंबर का सवाल है तो ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे तो बताएं कि कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। आवेश संरक्षित होता है, हिंदी में क्या कहें बच्चों, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। और अभी अभी समझाया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। और दूसरा होता है चार्ज क्वांटाइज होता है, क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, TISED या ZED होता है, ठीक है, क्वांटाइज्ड होता है, यानी आवेश का क्वांटमीकरण होता है। अब बच्चों देखो ये सवाल तो हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट पूछा था हम बता दिए हैं, लेकिन ध्यान दो बच्चों, हम इसको ऐसा बता देते हैं कि 2 नंबर में पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वही बोल दो, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें भले ना दिया था लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, 2 नंबर में अलग से ये भी पूछता है। बच्चों ध्यान दे कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी ना, किसी भी वस्तु पर हमेशा आवेश जब भी होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पैकेट की तरह है, कैसा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो पॉकेट की तरह, पैकेट की तरह, मतलब अगर किसी को देना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे या 2 इलेक्ट्रॉन का दोगे या 3 का या 4 का या 5 का, आप आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी पर नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी पर नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है और इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं कर सकते हम लोग, समझो बात को, फंडामेंटल पार्टिकल है, टुकड़ा नहीं कर सकते, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसीलिए किसी बॉडी पर जब भी चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, और यहीं से फॉर्मूला निकल जाता है बच्चों Q बराबर Ne। और जब किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस चार्ज आएगा और किसी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो चार्ज दोनों तरह के हो सकते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये आपका हो गया, ठीक है। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ बच्चों, 2 और सवाल है आपके VVI क्वेश्चन में, 2 और सवाल है। आइए पहले हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं 2 और सवाल को, और फिर हम बच्चों हमारे पास यहाँ देखें 2 सवाल है, ठीक है, ध्यान से इसको देखें, आपके सामने 2 सवाल है बच्चों, और फिर सबका आंसर हम बताएंगे कि आंसर लिखा हुआ क्वेश्चन हम तो बताए हैं, जो हम जो लिखे हैं वो तो ठीक ही है, साथ में हम आंसर भी आपको देंगे सबका, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सवाल है, नंबरिंग फिर से 9 के बाद ये 10 होना चाहिए, चलिए 10 कर देते हैं इसको, 9 के बाद हमारा ये कौन सा सवाल है, 10वां हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों कि ये सवाल क्या कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और राइट SI यूनिट, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और SI यूनिट दोनों को डिफाइन करना है, ठीक है। हिंदी में भी बच्चों क्या है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके SI मात्रों को लिखे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब कब पूछा हुआ है आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन कब कब पूछा हुआ है, 2019 में, 2021 में, 2019 और 21 में, 2000 कहाँ गया, 19 और 21 में ये सवाल पूछा हुआ है बच्चों, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आओ जरा फटाफट इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा था हमसे, फिर से एक बार देख लें कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें तथा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें और उसके SI यूनिट को लिखे। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सतह से जितनी भी लंबवत लाइनें गुजरती हैं उनको गिन लीजिए, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, तो ऐसे मान लो ऐसे 2 लाइन गुजरा 90 डिग्री पर, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, परपेंडिकुलर, जैसे मैं हूं, मान लो मेरा ये जैसे खिड़की होता है ना, मान लो खिड़की, तो खिड़की में हवा कैसे आएगा, ऐसे, अगर ऐसे पास होगा तो हवा आएगा क्या, घुसेगा हवा खिड़की में, नहीं घुसेगा, तो ऐसे आना चाहिए, 90 डिग्री पर आना चाहिए, 90 डिग्री पर जितना आएगा अंदर की तरफ ऐसे करके आएगा, उसी को गिनेंगे, जो ऐसे निकल जाएगा इसमें कहां घुस रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, तो इससे फ्लक्स नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सतह है, इससे 90 डिग्री पर जितनी गुजरेगी उसी को कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट फ्लक्स का क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मूला होता है EA cos थीटा EA cos थीटा, E यानी न्यूटन पर कूलम, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, और यहां से फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका SI यूनिट। और यहां से बच्चों आप डायमेंशन इसका निकाल लेना, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई E हम इसको डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, इसी को कहते हैं, और इसका SI यूनिट भी निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया, कूलम हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये कौन सा सवाल था बच्चों, ये हमारा पहला कह लो या 10वां सवाल कह लो, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, है ना।
अब हम बच्चों ध्यान देंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, निकाल देंगे, दो है, यूनिट डायमेंशन निकालना है और एक गॉसियन सरफेस सवाल दिया हुआ है। ठीक है, दो पार्ट में दिया हुआ है, तो आइए इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर बोल देंगे इसको हम लोग 11। क्या बोलेंगे, 11, या एक नंबर लिखा है तो एक। तो यहाँ पर हमारे पास एक 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो कहता है, क्या बोला है हमसे सवाल में, क्या बोला है, तो सवाल में बोला हमसे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक लिखना है। चलिए फटाफट निकाल देते हैं आपके लिए बच्चों, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों कहां से निकलेगा, कूलम्ब लॉ से निकालते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ठीक है। Q1 Q2 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। Q1 Q2 बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, तो हमको इसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट इसी का निकालना है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां से क्या करेंगे, एप्सिलॉन को इधर ले आइए, बराबर 1/4 पाई, है ना, और उधर एफ भेज दीजिए। ठीक है, गुने, यहाँ तो वही है Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, इसी से निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर में चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, नीचे में 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, ऊपर अगर रखेंगे तो ऐसे रख देंगे, और पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एप्सिलॉन का क्या हो गया बच्चों, SI मात्रक हो गया। अगर आपको यूनिट डायमेंशन लिखना है बच्चों, तो हम यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और फॉर्मूले से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जिससे भी निकालना आप चाहें, है ना, इससे। तो चलो फॉर्मूले से निकाल देते हैं आपके लिए। जैसे कि बच्चों देखो, एप्सिलॉन का हम डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, है ना, तो इसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से कि यहाँ चार्ज का ए टी, दो चार्ज है तो क्या हो जाएगा, A2T2। नीचे में बच्चों यहाँ पे क्या है, फोर्स का क्या होता है, MLT-2। ठीक है, और आर स्क्वायर यानी L2, आर तो लेंथ होता है ना। ठीक है, अब बच्चों देखो, सबसे पहले m को लिख लो, अकेला है M-1, L देखो 2 और 1 3, ऊपर जाएगा L-3, T ऊपर जाएगा, देखो माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और A ऊपर तो है ही, A2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, डायमेंशन। तो हमसे यही पूछा था कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का SI मात्रक तथा डायमेंशन लिखना था। ठीक है ना बच्चों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसी में एक और पार्ट आपका दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या पार्ट दिया हुआ है, दूसरा में कहता है कि गॉसियन सरफेस कंटेन्स 3 चार्जेस। एक गॉसियन सरफेस बच्चों जिसमें 3 चार्ज है, -Q +2Q एंड -Q। तो 3 वो चार्ज है किसी गॉसियन सरफेस में। ठीक है, इवेल्युएट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हिंदी में कहता है कि किसी गौसीय पृष्ठ में -Q +2Q -Q आवेश है, पृष्ठ से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें, यानी टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है प्रिज्म से, ये हमको गणना करना है। ठीक है ना, तो आइए जरा इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास ध्यान रखो क्या दिया हुआ है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस। तो किसी क्लोज सरफेस को ले लीजिए, है ना, और इसमें चार्ज रख दीजिए, क्लोज कर देना है इसको पूरा, और इसमें चार्ज कितना बोला, -Q +2Q। ठीक है, और -Q। ठीक है, अब कहता है कि फ्लक्स बताइए कि इससे टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो गॉस लॉ है बच्चों वो क्या कहता है, गॉसेस लॉ, वो कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है बच्चों, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है Q/ε, Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसका अगर नेट चार्ज आप निकालते हो, नेट चार्ज अगर निकालते हो, ये हो जाएगा आपका -Q +2Q है, और फिर प्लस -Q। अब -Q -2Q हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2Q है, दोनों क्या हो जाएगा, 0। तो नेट चार्ज कितना आ गया, 0। अगर नेट चार्ज 0 आया है बच्चों बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इससे, वो हो जाएगा 0 यानी 0। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा सोल्यूशन हुआ 11 क्वेश्चन का। अब हम इसके आंसर पे जरा हम ध्यान दिलाते हैं आपको। ठीक है, इस जो भी हमने क्लास किया आज बच्चों, इसका PDF अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों,
तो हमने जैसे जैसे कि इसमें स्टडी किया, इसका पीडीएफ नोट चाहिए, जो भी हमने पढ़ाया, जो लिखा, हमारा लिखा हुआ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल का लिंक हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हैं, है ना, आलसी लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है, नहीं नहीं कंबल है, पढ़ना हमको पूरा का पूरा, तो पीडीएफ का भी व्यवस्था कर देते हैं आपको। आप जो है जाके सर्च मारिएगा वहां पे क्या, ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस, ठीक है, वहां पे आपको एक ही चैनल आएगा, मेरे चैनल है वो, ठीक है ना, टेलीग्राम का, और उस पर जुड़ जाएगा। ठीक, तो हम ये क्या बताना चाह रहे थे कि हम लोग जो स्टडी किया आज, 9 गो सवाल इधर था हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना, और उसके बाद 2 गो सवाल हमारा इधर था, क्या था, 2 गो सवाल हमारा इधर था, ठीक है ना। अब जरा हम आंसर की बात कर लेते, जितना भी आंसर आपको हमने पढ़ाया है बच्चों, सारा का सारा आंसर यहाँ पर हमने लिख के रख दिया है, ठीक है ना, सारा का सारा यहाँ पर उसका फोटो लगा दिया है, कि जैसे आपका पहला सवाल था कि आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो इसका पूरा का पूरा, है ना, पहला का आंसर है, दूसरा का आंसर है, तीसरा का आंसर है, चौथा का डायग्राम वाला आंसर है ना, पॉजिटिव और निगेटिव है। उसी तरीके से बच्चों पांचवा का है, छठा का है, सातवां है, आठवां है, नौवां है ना, पीछे हट जा रहा है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका आंसर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, एकदम साफ साफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम डाले थे, उसका भी हम पीडीएफ डाल दे रहे हैं उधर, है ना, आराम से आप जाके देख लेना, ठीक है ना बच्चों। अब और देख लो थोड़ा सा, अब उसी तरीके से यहाँ हिंदी में, है ना, 4 सवाल इधर है और 5 गो इधर है ना, तो टोटल आपका कितना हो गया, 9 गो। हम हट जाते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपके लिए तो सब कुछ है, ठीक है ना, सब कुछ तो आप ही के लिए हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, तो जैसे हमने इसका आंसर देख लिया, उसी प्रकार से बच्चों हमने जो इधर 2 गो क्वेश्चन देखा था, इसका भी देख ले बच्चों, इसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। अब अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हम आपके लिए हैं बच्चों, जब हम आपके लिए, तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, आप हमें भी तो सपोर्ट करें बच्चों। अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे पास ज्यादा लोग होंगे, काम करने वाले होंगे, है ना, तो हम आपके लिए और मेहनत से वीडियो बनाएंगे, एक दिन में 3 वीडियो लाने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, है ना। तो अब आपको हम ऐसे ही करके, आपको जैसे अभी आपने देखा बच्चों, आप सभी ने देखा कि हमने अभी क्या पढ़ा है, ऑल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़ा है। इसके जस्ट बाद हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लॉन्ग टाइप का वीडियो, आज के आज अपलोड होने वाला है वो भी, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से बैकलॉग नहीं लगाना है, आज का आज पढ़ लेना है, भले आज मकर संक्रांति है, तिल विल लाई वाई खा लो, ठीक है, आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना, और हमारे मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों।